उपचुनाव का रण बदले समीकरण। आइंड इंपैक्ट पे आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी और इसी मुद्दे के साथ आपसे बात करेंगे। लेकिन समझते हैं, दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर लगातार कई तरह की खबरें आ रही। इस बीच भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, कोई वर्चुअल रैली के जरिए अपने कार्यकर्ताओं और बाकी लोगों से बात कर रहा है, तो किसी को हम देख रहे हैं कि एक्चुअल रैली में वो पहुंच रहे हैं। सवाल यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों दल अब इस तैयारी में लग गए कि उपचुनाव के रण को कैसा जीता जाए। लेकिन ये रण बहुत अलग है, क्योंकि इसमें समीकरण बदलेंगे। कैसे बदलेंगे समीकरण, देखिए हमारी ये खबर। एमपी में मिशन 24 के रण के लिए शहमाद का खेल शुरू। बीजेपी कांग्रेस ने रण में फतेह हासिल करने व्यूह रचना की तैयार। 24 में से 7 सीटों पर कांग्रेस को बीजेपी में बगावत की उम्मीद। 7 सीटों पर बीजेपी के बिगड़े समीकरण। मंत्री न बनाए जाने से बीजेपी नेता नाराज। मध्य प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें ऐसी जो चुनाव का समीकरण बिगाड़ सकती हैं, और इन सीटों पर कांग्रेस की पैनी नजर है। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भले ही नाराज विधायक खुलकर सामने न आ रहे हों, लेकिन सीनियर विधायकों को मंत्री न बनाए जाने से नाराज कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के जरिए नाराजगी जता चुके हैं। हमारी तो तैयारी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, पूरे के पूरे 24 चुनाव क्षेत्रों में, और जनता हमारे साथ है। जनता को जो है ये बात नागवार गुजरी है कि उनके जनमत का सौदा किया गया और उनके जनमत पर अत्याचार हुआ है। लुटेरी दुल्हन की तरह जो काम हुआ है, इस पर जनता का ध्यान है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जिस तरह के बगावत के सुर हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी तो अभी वर्चुअल में लगी हुई है। एक्चुअल में तो इनका कुछ है नहीं। एक्चुअल तो हम जा रहे हैं जमीन पर, हमारा काम हम कर रहे हैं। अब आइए बताते हैं कि कांग्रेस के निशाने पर आखिर कौन सी हैं वो 7 सीटें। इंदौर की सावेर सीट, महू से उषा ठाकुर को मंत्री बनाया गया, जबकि कैलाश विजयवर्गीय के करीबी सीनियर एमएलए रमेश मेंदोला को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। इसको लेकर मेंदोला के समर्थकों ने प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। धार की बदनावर सीट, बीजेपी की सीनियर विधायक नीना वर्मा दावेदार थी, उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। रायसेन की सांची सीट, रायसेन जिले से पूर्व मंत्री रामपाल सिंह और सुरेंद्र पटवा भी मंत्री पद के दावेदार थे, दोनों को जगह नहीं मिली। नाराजगी दोनों नेताओं ने पार्टी को जताई। देवास की हाट पिपलिया सीट, बीजेपी की विधायक गायत्री राजे पवार मंत्री पद की दावेदार थी। गायत्री राजे पवार को मंत्री नहीं बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आगर सीट, उज्जैन से लगी आगर सीट पर जैन वोटर्स की नाराजगी पार्टी के लिए मुश्किल बन सकती है। उज्जैन से बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन को मंत्री नहीं बनाए जाने पर नाराजगी है। पारस जैन ने मंत्रिमंडल में जगह न मिलने पर विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात कर अपनी नाराजगी को बयां किया। मंदसौर की सुवासरा सीट, यहां से पार्टी ने हरदीप सिंह डंग को मंत्री बनाया, लेकिन बीजेपी की तरफ से दावेदार यशपाल सिंह सिसोदिया नाराज हैं। उनके समर्थकों ने सिसोदिया को मंत्री नहीं बनाए जाने पर विरोध किया। सागर की सुर्खी सीट, यहां से गोविंद सिंह राजपूत मंत्रिमंडल में शामिल हैं, लेकिन प्रदीप लारिया को मंत्री न बनाए जाने पर लारिया समर्थक बीजेपी दफ्तर पर प्रदर्शन कर नाराजगी जता चुके हैं। साथ ही सागर से बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन भी नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी पर बीजेपी का कहना है कि पार्टी नेताओं में नाराजगी नहीं है, हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, चुनाव प्रत्याशी नहीं बल्कि पार्टी लड़ती है। उपचुनाव की तैयारियां पार्टी के द्वारा हो रही हैं। प्रत्येक विधानसभा में जो पार्टी के कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की सारी जानकारी ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कैंडिडेट कौन है इसका बहुत महत्व नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीतना है, इस लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पार्टी आगे बढ़ती है, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कुल मिलाकर बीजेपी के असंतोष पर कांग्रेस की नजरें गड़ाना तेज है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उपचुनाव के रण में बीजेपी की अंदरूनी कलह उसके लिए फायदेमंद हो सकती है।
ऐसे में सवाल कि प्रदेश की 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में करीब 1 दर्जन सीटों पर मंत्रिमंडल विस्तार का सीधा असर होगा। अब बीजेपी उपचुनाव से पहले नाराज विधायकों को कैसे मना पाएगी या फिर कांग्रेस का कमबैक प्लान बीजेपी की मुश्किल बढ़ाएगा। IND 24 के लिए कैमरा पर्सन राकेश श्रीवास्तव के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। तो आपने देखा, ये दरअसल इस तरह की स्थितियां दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी के सामने, जहां 7 सीटों पर मुश्किल पड़ सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कड़र बेस पार्टी कहा जाता है। यह भी कहा जाता है कि यहां विरोध के स्वर ज्यादा दिन नहीं चलते हैं। लेकिन आप अंदर यदि किसी के मन में गड़बड़ चल रहा है तो आप उस मन को क्या करेंगे, क्योंकि मन की बात तो मन में रहती है और मन से जब बाहर निकलेगी तो वोटों में तब्दील होगी, यानी किस तरफ रुख होगा वो तो वही जाने। पर ऐसे चेहरे हैं, चाहे हम मंदसौर से बात करें या फिर सुवासरा की जिस सीट पर अब कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव मैदान में पिछली दफा थे, वो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद भी उनको मिल गया। पारस जैन बहुत सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन आसपास की सीटों को प्रभावित करते हैं। सावेर में हमने देखा कि रमेश मेंदोला की यदि बात करें तो रमेश मेंदोला एक सीनियर है और लगातार सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले हैं। अंतिम दौर में ये उनका नाम कटा और वो मंत्री नहीं बन पाए। रामपाल सिंह और सुरेंद्र पटवा के बारे में आप सभी जानते हैं। तो मसलन यही बात है कि फिर इन सीटों पर यदि 7 सीटों का नुकसान होता है भारतीय जनता पार्टी को, तो पूर्ति कहां से होगी, यही हमारा विषय है। और चलिए सीधे चलते हैं, अब दुष्यंत के पास समझते हैं। दुष्यंत, 24 सीटों की डगर बड़ी कठिन है और दोनों की नजर है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस के लिए खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो खोना था वो खो चुकी है, लेकिन अब उसको गेन करना है, यानी प्राप्त करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ भी नहीं खोना है। भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी कि ज्यादा मिल जाए तो बेहतर है, हालांकि उनका काम 10 सीटों में हो जाएगा। बिल्कुल मनोज जी, देखिए बीजेपी का काम 10 सीटों में हो जाएगा और 10 सीटों से ही उनकी सरकार बहुमत में आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी की हर संभव कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा 20 सीटें लगभग जीत कर आए, ताकि किसी भी प्रकार से सरकार को आगामी दिनों में कोई भी चुनौती का सामना ना करना पड़े। और जिस तरीके से लगातार ये बात कही जाती है कि सरकार अगर बहुमत के आसपास है तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो उसको गिराने का प्रयास करता है। हर संभव कोशिश की जाती है कि सत्ता पक्ष के विधायकों को लुभावने प्रलोभन दिए जाएं और उनको अपने पक्ष में करके सरकार को परेशान किया जाए, सरकार को गिरा दिया जाए। हर संभव प्रयास किए जाते रहे हैं और जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान भी ये सब चीजें देखने को मिली। लेकिन अगर बात की जाए उपचुनाव को लेकर तो 7 सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी हैं 24 सीटों में से जो जिन पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। उपचुनाव का रण जो है वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर और मंत्रियों की जो साख है वो कहीं ना कहीं उन पर दाव लगा हुआ है। और जिस तरीके से अगर मंत्री जो वर्तमान में जो मंत्री हैं अगर वो इन सब सीटों पर विजय हासिल नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो करियर है उस पर भी विराम लग सकता है और काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। अगर बीजेपी ये 7 सीटें हारती है तो बीजेपी खुद के कार्यकर्ताओं की वजह से ही ये बीजेपी सीटें हारेगी, क्योंकि हर संभव प्रयास जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने के किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अपनी नाराजगी गाहे बगाहे पार्टी के सामने रख रहे हैं और तो ये बात जरूर सामने आ रही है कि जो वरिष्ठ नेता है, जो वरिष्ठ विधायक है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया और इस वजह से उनके समर्थक नाराज हैं, वो खुद नाराज हैं और लगातार पार्टी के सामने मेरे साथ रामपाल जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री है और नेता है, और साथ ही लाखन सिंह यादव जी जुड़ रहे हैं, पूर्व मंत्री। दोनों का स्वागत है सर। रामपाल जी क्या कहेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में अब 24 सीटों का जो रण है वो दिखाई देने लगा है। दोनों, चाहे बीजेपी आपकी बात करें या कांग्रेस, दोनों दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि 24 के रण में 7 सीटें, खासकर मालवा की 5 सीटें, एक सांची जिस पर आप लोग भी हैं, ऐसी कुल मिलाकर 7 सीट ऐसी है जो कहीं ना कहीं ऐसी चर्चा है, उसमें आपका नाम भी आ रहा है कि आप लोग भी नाराज हो सकते हैं, क्योंकि लगातार मंत्री पद के पर बने रहे हैं और ऐसे दौर में भी आप चुनाव जीत कर आए हैं जब जरूरत पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को, और आपके कार्यकर्ता भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में मुश्किल में जाएगी क्या बीजेपी 7 सीटों पर? 7 सीटें जो है पूरी तैयारी चुनाव की हो चुकी है जी। प्रत्याशी भी तय है, योजनाएं भी तय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जो काम किए हैं हमने,
संबल योजना हो, किसानों का गेहूं खरीदी हो, अन्य योजनाएं जो युवाओं की है, उन योजनाओं को हम लोग लागू किए माननीय मुख्यमंत्री जी। उसका लाभ पूरे क्षेत्र में हम दौरा करके आ रहे हैं, 2-3 विधानसभा क्षेत्र में। जी हर जगह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं जो है देश के अंदर जो काम किए उनकी उपलब्धि, और मध्य प्रदेश सरकार के जो काम, जो जननेता है हमारे मुख्यमंत्री जी, उन काम को सीधा लाभ मिल रहा है और जन समर्थन हमारे साथ है। कांग्रेस के अभी कोई जवाब देने में मुश्किल हो रहा है कांग्रेस के मित्रों को, क्योंकि उन्होंने जो घोषणा की थी 10 दिन में 2 लाख माफ करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, बेटियों के विवाह में पैसे बढ़ा कर देंगे, पैसे नहीं दिए, शादी नहीं की। लेकिन रामपाल जी, जो कार्यकर्ता कुछ नाराज बताए जा रहे हैं, जैसे रमेश मेंदोला के मामले में आप देखिएगा, साबिर से बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उन्हीं के पास आपने सौंपी है भारतीय जनता पार्टी ने। इसी तरह दीपक जोशी और गायत्री राजे पवार को लेकर भी हमने देखा विरोध के स्वर कार्यकर्ताओं की तरफ से दिखाई दिए। हालांकि आपकी तरफ से जरूर कोई ऐसा चीजें सामने नहीं आई, लेकिन ये जो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता ही वो होता है जो चुनाव जिताता है, तो ये चैलेंज तो है। कार्यकर्ता का बहुत बड़ा दिल है। जितने जल्दी नाराज होते हैं उतने जल्दी प्रसन्न प्रेम भाव स्नेह उनका जो है कार्यकर्ता के अंदर, वही हमारी ताकत है जी। और वो उनकी बात रखते हैं और बात रखने के बाद पार्टी के प्रति जो काम करते हैं, इसमें एक पूरा पहचान है कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी के। वो जो बात करते हैं अपने मन के साफ करते हैं, कहते हैं, और कहने का उनका अधिकार भी है, उनकी भावना सुनने का हमारा कर्तव्य भी है, उनका आदर करना। उनको सुनते हैं और जैसे ही हमने आग्रह करते हैं तो कार्यकर्ता अपनी ताकत से पार्टी के काम में लग जाते। चलिए, मेरे साथ लाखन सिंह यादव जी जुड़े। लाखन जी, क्या कहेंगे, किस तरह की तैयारियां? आप तो हम देख रहे हैं कि वर्चुअल और एक्चुअल दिखाई दे रहा है। लगातार भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल के जरिए लोगों से बात कर रही, कार्यकर्ताओं से बात कर रही, और आप एक्चुअल में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चुनाव की जो चुनौती है वो 7 सीटों पर ज्यादा दिखाई दे रही, जहां से जिन लोग को मंत्री बनना चाहिए था वो नहीं बने। तो कांग्रेस की नजर है इन सब सीटों पर? देखिए मनोज भाई, सच्चाई तो ये है कि ये 7 सीटों का मसला नहीं है, मध्य प्रदेश की 24 सीटों का मसला है। ये 7 सीटें आप लोग सिर्फ इसलिए इनका आकलन कर रहे हैं कि यहाँ इनके मंत्रियों को शामिल, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए 7 नहीं है, 24 की 24 सीटें ऐसी हैं जहां इनकी तरफ से कोई भी इनका प्रत्याशी, जो हमारा भगोड़ा जो भाग के हम लोगों के साथ गया था हमको छोड़ के जी, वो कोई भी व्यक्ति इस बार मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसी भी हालत में नहीं पहुंचेगा। ये एक्चुअल में मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश का आवाम उन 22 सीटें, जिन 22 सीटों से ये लोग मतदाताओं का अपमान करके, मतदाताओं की बेइज्जती करके, उनकी मंडी की तरह हाट लगा के इनको बेच के जो लोग गए हैं, तो ये हमसे ज्यादा महत्वपूर्ण चुनाव ये उन मतदाताओं का चुनाव है। और मुझे लगता है रामपाल जी हमारे काफी लंबे तक मेरे साथ ही रहे सदन में, उनको 7 सीटें नहीं रामपाल भाई, आप 24 सीटों को मॉनिटरिंग करें। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मुझे लगता नहीं है, और अंदर की भावना तो मेरे भाई रामपाल सिंह जी की भी होगी कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, क्योंकि मेरे भाई रामपाल सिंह जी को मैं चाहता था कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में मंत्री के रूप में जो होते, लेकिन इस बार ऐसे मंत्री बना दिए मनोज भाई जी, जी। जो पहली मर्तबा जीत के आए और जिनका कोई भविष्य नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये सिंधिया जी के प्रेशर में, सिंधिया जी की हठ धर्मता, सिंधिया जी जो कांग्रेस में करते रहे वही काम करते रहे। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मध्य प्रदेश में 7 सीटों का मुद्दा नहीं है, 24 सीटों का मुद्दा, और ये 24 की 24 सीटें मध्य प्रदेश का वो मतदाता जिसका अपमान हुआ है इन गद्दारों की वजह से, इस प्रदेश की अच्छी भली चंगी सरकार जो चल रही थी, उस सरकार का जो इन्होंने इसको गिराया है, ये पूरे प्रदेश का मतदाता जान रहा है। तो मुझे लगता है कि ये 22 सीटों की तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये 22 लोग जो कांग्रेस के साथ जो छोड़ के गए, मतदाताओं का अपमान करके गए, वो दोबारा मध्य प्रदेश की सदन में लौटकर नहीं जा पाएंगे। रामपाल जी, सुन रहे हैं आप लाखन जी को? बिल्कुल सुना, लाखन जी हमारे मंत्री भी रहे, मित्र भी हैं, और लाखन जी की भावना, लाखन जी खुद परेशान है क्योंकि 10 दिन में 2 लाख माफ किए नहीं।
युवाओं को रोजगार दिए नहीं, 15 महीना में कुछ ये भी क्षेत्र में लाखन जी कर नहीं पाए। ये भी पशुपालन और गौशालाओं की बात करते रहे, लेकिन इनका भी कुछ चला नहीं लाखन जी। अब लाखन जी को बीच की स्थिति में फंसे हुए हैं। उधर माननीय सिंधिया जी के साथ भी ये पहले रहे हैं, लेकिन अभी पता चला है कि क्या कारण है। लेकिन इनका भविष्य भी अंधकार में है। अगर चुनाव इनके क्षेत्र में भी होगा तो इनको भी कष्ट दिख रहा है, लेकिन ये किस मजबूरी में बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ समर्थन है। नीतियों से प्रभावित होकर हजारों की संख्या में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, लोग पार्टी में शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में पूरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। ये तैयारी है। जहां तक मंत्री लेकिन वो ये भी कह रहे हैं आपसे कि अंदर का दर्द अब रामपाल जी जान रहे हैं, सच्चाई तो एक बता नहीं सकते वो। अंदर का दर्द जी, बाहरी तो अंदर। लाखन जी, क्या मंत्री पद छोड़ने का अनुभव आपको हुआ? मैंने तो कई बार छोड़ा मंत्री पद, सांसद लड़ा था जी। जब भी छोड़ा, और कई अनुभव है मुझे। लेकिन दर्द क्या, दर्द जनता की सेवा का दर्द है। हम लोग ईमानदारी से जनता की सेवा करते हैं, और जनता की संबल जैसी योजना आपने जो बंद की थी वो अच्छा नहीं किया था जनता के साथ। लेकिन किसानों के 2 लाख, जब वो ये भी कह रहे हैं कि बेमेल जो मेल हुआ है अभी तक विस्तार हो गया लेकिन मंत्री पद नहीं मिले, तो वो मेल और बेमेल का भी कहीं दिक्कत बढ़ाएगा? कोई दिक्कत नहीं। जनता में हमारा काम चल रहा है, हमारे नीति भी स्पष्ट है, नेता भी स्पष्ट है, और हमारे सामने लड़ाई रहती थी जो कांग्रेस के नेता के रूप में जो मध्य प्रदेश में रखते थे जनता की। तो हमको ये फायदा हो गया कि एक बहुत बड़ी हस्ती, एक अच्छे नेता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ आ गए, तो स्थिति कांग्रेस की अब ये बन गई है कि सामने कोई दिख ही नहीं रहा। ये स्थिति है। लड़ाई तो हमारी पिछले चुनाव में भी माननीय सिंधिया जी और सीधा मुकाबला माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी पार्टी का था, और वो लड़ते थे, और अब की बार सिंधिया सरकार के नारे लगते थे। लेकिन ये सब हुआ नहीं मध्य प्रदेश में। तो इसका परिणाम ये है कि वो भी एक शक्तिशाली नेता, जिनके कहने पे 22 लोगों ने जो इस्तीफा दिया है। जी जी। हम लाखन सिंह भाई साहब से कह रहे हैं कि आप 22 सरपंचों का इस्तीफा दिलवा दो, हम तुम्हें इनाम देंगे। लाखन जी जवाब दे दीजिए। देखिए मनोज भाई, अभी मेरे मित्र रामपाल सिंह जी ने कहा कि हमको 14 महीने में जो समय मिला था उसमें हमने कुछ नहीं किया। रामपाल भाई, आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप पिछले 15 साल से सत्ता में रहे, और आपकी पार्टी और आप हमेशा पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि गाय हमारी माता है। गाय के नाम पर आप और आपकी पार्टी भगवान राम के नाम पर हमेशा राजनीति करती रही। आपको मालूम है, जब राजा दिग्विजय सिंह की सरकार मध्य प्रदेश में हुआ करती थी और जब आप लोगों की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, उस समय मध्य प्रदेश में जो आपने, चूंकि मेरे विभाग का मुद्दा उठाया इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूं, उस समय मध्य प्रदेश में जो निराश्रित गौवंश था, जिसकी आप दुहाई देते हो, जिसको अपनी माता के रूप में आप प्रचारित करते हो, और जिसके नाम पर आप लोग राजनीति करते रहे, आपका दल राजनीति करता रहा, उस गौमाता की जब हमने आपको सरकार राजा दिग्विजय सिंह जी ने सौंपी थी, उस समय इस प्रदेश में 35 से 40 हजार निराश्रित गौवंश हुआ करता था। पिछले 15 साल में सत्ता में बैठने के बाद रामपाल भैया, आपने इस गौमाता को दरकिनार कर दिया। सत्ता के नशे में इतने चूर हो गए कि जिसके नाम पर आप लोग हमेशा राजनीति करते रहे, जिस गौमाता भगवान राम को आप बीच में राजनीति में लेके आते रहे, सत्ता के मद में आपने 15 साल इस निराश्रित गौवंश की तरफ कभी लौट के नहीं देखा। और जब आपने हमको सरकार सौंपी, आदरणीय कमलनाथ जी को सरकार जब मिली, तो हमें मात्र 14.5 महीने का समय मिला, और 14.5 महीने में मध्य प्रदेश का जो 10 लाख निराश्रित गौवंश आपके टाइम पे हो गया था, उस 10 लाख निराश्रित गौवंश के लिए हमने, जो आपके समय में 3 रुपए 32 पैसे पर कैटल पर डे आप लोग देते थे, मैंने खुद ने पहली मीटिंग में ही इसको बढ़ा के 20 रुपए पर कैटल पर डे के हिसाब से दिया। सेकेंडरी, हमने मध्य प्रदेश के निराश्रित गौवंश, जिसका इस धरती पर कोई धनी डोरी नहीं था, जिसका कोई रक्षक नहीं था, ऐसा गौवंश जो किसानों की फसल का नुकसान करता रहता, रोडों पे एक्सीडेंट में मारा जाता रहता, जो आपकी गौ माता थी, जिसको आप माता का रूप देते थे,
उस गौ माता के लिए हमने मध्य प्रदेश में 4000 गौशाला बनाने का काम किया और उनमें हमने निराश्रित गौवंश को संधारण किया है। रामपाल भैया, आप गांव-गांव में पंचायत में जाके देख लें। और फिर आपको ये भी समझना चाहिए कि जब आपने हमको सरकार दी थी उस समय 15 महीने में आपने खजाना तो पूरा लूट ही लिया था भाई, लेकिन उसके बावजूद भी मैं बधाई देना चाहता हूं आदरणीय कमलनाथ जी को, उन्होंने ऐसी विषम परिस्थितियों में इस निराश्रित गौवंश का मध्य प्रदेश में संधारण करने का काम किया। लाखन जी एक चीज और थोड़ा सा बोल दीजिएगा, 22 सीटों की जो आप बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो कुछ आपके पास था वो तो सब हमने ले लिया, एक ही तो लीडर था आपके पास। देखिए, जहां तक लीडर की बात है, ग्वालियर चंबल में 16 सीट है मनोज भाई जी, और ये 16 सीटों का ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो मतदाता है वो मतदाता गद्दारी, बेवफाई, धोखा, फरेब, इन सब चीजों से भारी नफरत करता है। आप जैसा समझते हो, ये चंबल का पानी है, चंबल की माटी है, और इनको जब सिंधिया जी ने अपने परिवार के जिस इतिहास को दोहराया है, निश्चित तौर पर ये ग्वालियर चंबल क्षेत्र का मतदाता 7 सीटें भी आपकी होंगी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं जी। जिन 7 सीटों का हम जिक्र कर रहे थे वो भी आपने सुना होगा। हाँ, वो भी सुना है। मैं वही बता रहा हूं, मैं 16 सीटों के बारे में बता रहा हूं। वो 7 सीटें जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 7 सीटें, मैंने कहा ना शुरू में कि 7 सीटों का मसला नहीं है। निश्चित तौर पर 7 सीटें तो इनको हारना ही हारना है, क्योंकि ये लोगों की अंदर की भावना होगी, जैसा आप लोगों ने उन्होंने कहा, आपके साथी ने कहा कि जो है इनको मात्र 10 सीटों की जरूरत है। हकीकत तो ये है मनोज भाई कि 14 सीटों को तो ये खुद ही हराना चाहते हैं, क्योंकि ये इनके लोग जब हारेंगे, जो हम लोगों के साथ से जो मंत्री बनाए हैं, जब ये वो हारेंगे तभी तो हमारे रामपाल भाई का नंबर लगेगा। चलिए रामपाल जी, नंबर जवाब दे दीजिए। मेरा जवाब सीधा, मैंने पहले ही आपको मनोज जी आग्रह कर दिया जी। मानिए लाखन जी खुद दुविधा में है, इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये इनके मन में प्रश्न उठ रहा है। मैं इनके अंदर झांक के देख रहा हूं, क्योंकि इनका भविष्य भी आने वाले चुनाव में ठीक नहीं लग रहा है। जहां तक हम लोगों की बात है, गौशाला की बात कर रहे हैं, इनने वचन पत्र में कहा था हर पंचायत में गौशाला खोलेंगे। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि बता दें कि इनने बजट कितना पास किया गौशालाओं के लिए। हमने तो गौ अभ्यारण्य, देश के अंदर सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य हमने बनाया था, पहला अभ्यारण्य था मध्य प्रदेश का, और गौ माता के लिए सेवा की और आगे भी करेंगे। गौ माता उसका हाल बहुत बुरा हुआ है, बाद में कितनी गायें वहां पर मारी गई, हम कवर भी करने गए थे उसको। दूसरा जो कह रहे हैं, ये स्पष्ट कर दें कि इनने बजट कितना, भारत सरकार की राशि मनरेगा का कह रहे हैं कि ये राशि गौशाला में खर्च करिए, इनने कोई बजट पास नहीं किया। मध्य प्रदेश से धोखा क्यों किया गया, ये जवाब मुझे दे दे सीधा। चलिए अब मुझे लग रहा है कि जवाब तो जनता ही देगी। हालांकि आप दोनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, लाखन जी और रामपाल जी। लेकिन मध्य प्रदेश में सियासत अब गर्मा रही है। वजह वही है कि 24 सीटों पर उपचुनाव होना है। नजरें बीजेपी की भी है, नजरें कांग्रेस की भी है, लेकिन 7 स्थान ऐसे हैं जहां पर उम्मीद लाकर बैठे थे कार्यकर्ता कि शायद हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान मिलेगा, और जब नहीं मिलता है तो अंदर से विरोध के स्वर निकलते हैं, बल्कि बाहर भी दिखाई दिए। और यही चिंता बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीर खींच रही है। देखना यह होगा कि कांग्रेस की रणनीति काम आती है या बीजेपी का जो नाराज कार्यकर्ता है वो कहीं बीजेपी को नुकसान देता है। लेकिन असली हकदार तो जनता होती है, पब्लिक होती है, वो समझती है कि मुझे करना क्या। पर इतना ही ये जरूर नजर आ रहा है कि इस बार उपचुनाव का रण में बदले हुए समीकरण बहुत कुछ करेंगे। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।